आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेख जिसका शीर्षक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, और इस लेख को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। दोस्तों, इस लेख के तीसरे भाग में हमने जाना कि लेखक इलाहाबाद में आकर आगे की पढ़ाई करते हैं और लेखक की पढ़ाई का जिम्मा जो है हरिवंश राय बच्चन जी उठाते हैं। लेखक की फीस वह भरते हैं। और हमने आगे पढ़ा था कि लेखक को हिंदी भाषा की प्रेरणा सुमित्रानंदन पंत, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा मिलती है। लेखक का उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में बदलाव भी इन्हीं तीनों कवियों के माध्यम से होता है। पढ़ते हैं इस लेख के आखिरी भाग को, यानी भाग 4 को। जानेंगे कि लेखक ने अपने इस लेख में हमें आगे क्या जानकारियां दी है। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियाँ, सोनेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास। बीच बीच की अनेक पंक्तियाँ अतुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगाता वह प्रकार। यहाँ स्टैंजा का अर्थ होता है गीत का एक प्रकार, यानी गीत का एक चरण, और विन्यास का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। लेखक बताते हैं कि मुझे याद है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लेखक को एक नए स्टैंजा का प्रकार बताया था। उस स्टैंजा में 14 पंक्तियां थी, वह सोनेट नहीं था, और पंक्तियों को इस तरह प्रभावपूर्ण तरीके से लगाया गया था जिससे तुक निकलकर आ सके। बीच बीच में अनेक पंक्तियां ऐसी थी जो आतुकांत थी। लेखक बताते हैं कि वह नए प्रकार का स्टैंजा जो है वह बहुत आकर्षक लगा था उन्हें। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। लेखक बताते हैं कि मैं उस स्टैंजा से आकर्षित होकर उसी प्रकार के स्टैंजा को रचने का मैंने प्रयास किया था। बच्चन को नहीं मालूम, मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। लेखक बताते हैं कि मैंने नए प्रकार की जो कविता रची थी वह बच्चन को नहीं मालूम थी। मालूम तो वह किसी को भी नहीं थी, क्योंकि वह कविता जो है कभी छपी ही नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। लेखक बताते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के लिए वह कविता तो एक कविता का प्रकार थी, लेकिन मेरे लिए वह जो प्रकार है वह मेरे लिए पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता ना रची थी। खैर, लेखक बताते हैं कि मैंने जो नए प्रकार की कविता लिखी वह सोनेट से अलग रूप ना ले सकी, यानी सोनेट का रूप ही वह ले पाई थी, और बच्चन ने तब तक उस नए प्रकार की कविता नहीं रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। लेखक बताते हैं कि बच्चन द्वारा लिखी गई निशा निमंत्रण पत्रिका की कविताओं के रूप प्रकार ने लेखक को आकर्षित किया था। यहाँ आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। लेखक बताते हैं कि मैंने निशा निमंत्रण पत्रिका की कविताओं को पढ़ा, उसके प्रकार को जाना। मैंने उसी प्रकार की कविताएं लिखने की कोशिश की, मगर मुझे वह बहुत मुश्किल जान पड़ी। 9 पंक्तियाँ, 3 स्टैंजा। वह कविता जो है 9 पंक्तियों में लिखी गई थी और 3 स्टैंजा में थी। प्रायः सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। लेखक बताते हैं कि सभी कवि जो है उसी प्रकार की कविता लिख रहे थे, लेकिन मैं वह कविता उस प्रकार की कविता नहीं लिख पाया था। अगरचे कुछ पंक्तियाँ इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाब काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। लेखक बताते हैं कि कुछ पंक्तियाँ इस अभ्यास से मैंने बुरी नहीं लिखी थी। निशा निमंत्रण के कवि हरिवंश राय बच्चन जी के प्रति
मेरी जो कविता मैंने लिखी थी उसका संशोधन जो है, उसकी एडिटिंग जो है सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। रूपाब काल यानी रूपाब पत्रिका का समय जब चल रहा था, उस समय मेरी जो कविता लिखी हुई थी उसका संशोधन सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। और वह जो कविता है वह आज भी मेरे पास रखी हुई है, वह कविता छपी नहीं है और इसके बारे में भी हरिवंश राय बच्चन जी को पता नहीं था। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को शौक था, अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। लेखक बताते हैं कि मैं अपने पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत दुख हो रहा था, अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच आ रहा था। खैर 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं ही दिया। लेखक बताते हैं कि 2 साल मैंने पढ़ाई के पूरे किए और जब आखिरी साल का फाइनल एग्ज़ाम आया तो मैंने उस एग्ज़ाम को भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में मैं भी उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। लेखक बताते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मैं एक कवि सम्मेलन में गया था और वह जो कवि सम्मेलन है वह गोरखपुर में हो रहा था। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। लेखक बताते हैं नए प्रकार की कविता लिखने का जो मैंने अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी, उसका अभ्यास जो है निरर्थक नहीं गया था। वह जो कविता है वह सरस्वती पत्रिका में छपी थी और मेरी एक कविता जो है निराला जी को बहुत पसंद आई थी। मैंने उस पत्रिका में निबंध भी लिखे। रूपाब ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। लेखक बताते हैं कि मैंने सरस्वती पत्रिका में कविताएं लिखी और कुछ निबंध भी लिखे। इसके बाद मैं रूपाब पत्रिका के ऑफिस में प्रारंभिक ट्रेनिंग लेकर बनारस के हंस पत्रिका कार्यालय में चला गया और कहानी लिखने लगा। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। लेखक बताते हैं कि इस तरह मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया था और इसका श्रेय जो है हरिवंश राय बच्चन जी को जाता है। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। यहाँ प्रातिभ का अर्थ होता है प्रतिभा से युक्त और नैसर्गिक का अर्थ होता है सहज या स्वाभाविक। लेखक बताते हैं कि आज मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ, साफ देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और अचानक आए हुए मोड़ के पीछे हरिवंश राय बच्चन जी की मौन और सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को प्रतिभावान बनाती है और प्रतिभावान जीवन देने की एक सहज और स्वाभाविक क्षमता रखती है। यानी लेखक बताते हैं कि मैं हिंदी क्षेत्र में सिर्फ हरिवंश राय बच्चन जी के माध्यम से ही आ पाया हूँ। बच्चन से मैं हमेशा ही प्रायः दूर ही दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषा है और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। लेखक कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी से मैं हमेशा प्रायः दूर ही दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नज़दीक जो है मेरे लिए उनकी जो परिभाषा है अलग अलग है। बहुत सी अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित के, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। लेखक बताते हैं कि मैं मिलने जुलने में, लोगों के नज़दीक आने में, लोगों के साथ चिट्ठी पत्री का व्यवहार करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, ना ही करता हूँ। इसीलिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी से प्रायः दूर ही दूर रहा हूँ। बच्चन इसीलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उस तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते,
या मिल सकते युगों का व्यवधान होने के कारण। लेखक बताते हैं कि बच्चन जो है इसीलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर वह शारीरिक रूप से मेरे पास नहीं रहे हैं, मेरे करीब नहीं रहे हैं। उनकी कविताएं हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से वह मेरे नज़दीक रहे हैं। यह उसी तरीके से होता है जैसे कोई कवि अपनी कविता को लोगों में फैलाता है और लोग उसकी कविता को पसंद करते हैं और वह कवि भी उन लोगों के साथ जुड़ जाता है। लेकिन लोग जो है वह उस कवि से मिल नहीं पाते हैं। यह युग एक ही जगह प्रस्तुत हो सकते हैं, अतः मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ। लेखक बताते हैं कि बच्चन जो है अपनी कविताओं के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसे मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, जिनके व्यक्तित्व को मैं सबसे बड़ा आंकता हूँ। बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक है और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। लेखक बताते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक रहे हैं और यह जो बात है बिल्कुल सहज है और सामान्य है और यह स्वाभाविक सी बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। लेखक बताते हैं कि इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी से मेरा जो जुड़ाव है वह सहज, स्वाभाविक और सामान्य है। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह जो मेरा जुड़ाव है उनसे, यह शारीरिक रूप से नहीं है, यह कविताओं के माध्यम से है और इस तरह मैं अपने आप को मुक्त भी पाता हूँ। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। लेखक बताते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसा सैकड़ों व्यक्तियों को भी अनुभव हुआ होगा और यह अनुमान ही नहीं बल्कि मुझे मालूम है कि ऐसा ही हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। लेखक बताते हैं कि जो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अनुभव किया है मैं उसको विशिष्ट या विशेष नहीं मानता हूँ। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है मगर सच है। यहाँ दुष्प्राप्य का अर्थ होता है जिसका मिलना कठिन हो। यहाँ लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी से अपने आत्मीय लगाव के बारे में बताते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि बच्चन जैसे लोग जो है वह दुनिया में हुआ करते हैं और वह ऐसे ही होते हैं। मैं उनको असाधारण कहकर उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता हूँ, मगर यह जो साधारण और सहज प्राप्य मनुष्य है उनका मिलना कठिन होता है आज की दुनिया में। बात अजीब है मगर यह सच है। तो दोस्तों, यह था लेख। इस लेख में लेखक ने नए और विशेष शैली में अपने जीवन से जुड़े कई हिस्सों के बारे में हमें बताया है। यह लेख लेखक के व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों के बारे में तो बताता ही है और कवि हरिवंश राय बच्चन जी की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक के जुड़ाव को भी दर्शाता है और बताता है कि किस प्रकार हिंदी भाषा उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है और लेखक किस प्रकार हिंदी भाषा में आते हैं। तो दोस्तों, यह था लेख किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।